अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने आज सी प्रोग्रामिंग को शुरू करना है, तो लेट अस राइट सी प्रोग्राम फर्स्ट। फिर इसका हम कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूटेबल किस तरह से बनती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक लिंकिंग किस तरह से करते हैं, एंड मच मोर। सो लेट अस फर्स्ट राइट अ प्रोग्राम। हमने ये देखा था कि हम जी एडिट के थ्रू टेक्स्ट फाइल्स लिख रहे थे। इसके अलावा और भी एडिटर्स होते हैं, जिस तरह पिको, नैनो, विम, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। बट फॉर नाउ स्टार्ट ऑफ द कोर्स हम जी एडिट से ही सी प्रोग्राम्स लिखते हैं। लेट मी राइट अ प्रोग्राम नेम्ड prog1.c। सो एडिटर विल ओपन समथिंग लाइक नोटपैड। इसमें हम कोड लिखते हैं। will include stdio.h. this is a header file, we all know, like C++ में हम यहाँ iostream की header file ऐड कर लेते हैं, C में stdio.h के नाम से एक header file है, and then we normally write main function जहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू होता है। and remember C is procedural language, तो इसमें classes का कॉन्सेप्ट, OOP का कॉन्सेप्ट नहीं है। we can simply write the code. ओके, लेट मी जस्ट प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन होता है, जिस तरह से C++ में सी आउट होता है। सो लेट मी राइट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग, और ये ब्रैकेट्स हम बंद कर देंगे, आखिर में सेमीकोलन होता है एज यूजुअल। उसके बाद हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे मेन से, वी कैन ऑलवेज रिटर्न 0, that is not necessary at this moment. Okay, we have saved this file using control S, and उसके बाद हमने एग्जिट किया कंट्रोल Q प्रेस करके। हम एडिटर से बाहर आ गए वापस टर्मिनल के ऊपर। अब अगर इसको हमने कंपाइल करना है, इस कोड को ls करके देखें तो इस फोल्डर में इस वक्त program1.c के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। इसको कंपाइल करने के लिए वी कैन यूज़ GCC। GCC इज़ अ कंपाइलर, जो सी का जीनोम का कंपाइलर है सी लैंग्वेज के लिए। इसी तरह से C++ के लिए G++ के नाम से कंपाइलर होता है। G++ का कंपाइलर भी नॉर्मली सी के कोड को कंपाइल कर देता है, तो इतना इशू नहीं है उसमें। GCC हम यूज़ करेंगे। अगर ये इंस्टॉल नहीं है, अगर आप इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, लेट मी जस्ट डू इट program1.c, तो ls करके देखें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसने बना दी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में a.out के नाम से। सो दिस इज़ आवर एग्जीक्यूटेबल। अगर आप GCC प्रेस करते हैं और आपको एरर आता है कि GCC नॉट फाउंड, तो यू कैन ऑलवेज डू sudo apt get और apt install GCC। जब वो ये कहेगा आपसे कि GCC नॉट फाउंड, तो उसके बाद आपको ये बता भी देगा कि ये कमांड लिख के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इस कमांड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपका पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल कर देगा। सूडो किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे जब मुनासिब वक्त पे, जब हम सूडोर्स को देखेंगे, या रूट डायरेक्टरी के बारे में, या रूट यूज़र के बारे में, या यूज़र्स के बारे में जो लैब्स होगी जिसमें यूज़र मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, फिर इसको देख लेंगे। फॉर नाउ यू कैन से कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना हो तो हम सूडो करके कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जीक्यूटेबल। हमने GCC लिखा, program1.c लिखा, उसके बाद हमें एक एग्जीक्यूटेबल मिल गई a.out के नाम से। इस एग्जी को चलाना कैसे है, डॉट लिखेंगे, / लिखेंगे, a.out लिखेंगे, एंड यू कैन सी द कलर ऑफ दिस फाइल इज़ ग्रीन। तो जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं हमारी, उनका कलर ग्रीन ही नज़र आएगा। और अगर हम ls-a करके देखें तो इसकी जो परमिशंस हैं a.out की, वो रीड राइट एग्जीक्यूट हैं। तो जिस भी फाइल की परमिशंस में एग्जीक्यूट आ रहा होगा किसी भी एक यूज़र के लिए, 3 तरह के यूज़र्स होते हैं, पढ़ चुके हैं, ऑनर, ग्रुप एंड अदर्स। तो ऑनर के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन इसके ऊपर है a.out के ऊपर। तो अगर एग्जीक्यूट की परमिशन मौजूद है, अदर्स के लिए भी है, ग्रुप के लिए भी है, तो अगर किसी एक के पास भी एग्जीक्यूट की परमिशन है किसी फाइल के ऊपर, तो दैट फाइल विल बी शोन इन ग्रीन कलर। वी कैन रन इट यूजिंग ./ और आगे फाइल का नाम लिख दें, तो हम इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो कुछ इसमें एग्जी में यूज़र के लिए प्रिंट करने वाली चीज़ है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। सो वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग। ये शो हो गया क्योंकि हमने कैरेज रिटर्न नहीं यूज़ किया था, तो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो आगे हमें शो हो रहा है। तो वी कैन रिमूव दिस
remove this issue from the code. You can say gedit prog1.c, and we can simply put this new line character over there. We can compile it again and it will replace your a.out. So now it is fine. All right, ये बहुत सिंपल तरीका है सी के कोड को कंपाइल करने का. तो a.out के नाम से ही एक्जी बनाएगा, और जब भी हम प्रोग्राम को अपडेट करके दोबारा कंपाइल करते हैं इस कमांड के साथ, तो ये एग्जिस्टिंग जो एग्जीक्यूटेबल है उसी में उसको ओवरराइट कर देगा, यानी नई a.out से उसको रिप्लेस कर देगा. सो अगर हमने अपने किसी नाम से एक्जी बनानी हो, हम खुद नाम देना चाह रहे हो एक्जी को, तो वी कैन ऑलवेज राइट -o का फ्लैग लगाएंगे. दिस इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, और आगे हम एक्जी का नाम इसको खुद बता सकते हैं. मैं कहता हूँ जी माई एक्जी. ठीक है. अब अगर एलएस करके देखें तो देयर इज़ माई एक्जी ओवर देयर. तो हम अपने नाम से भी एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं अपनी मर्जी से. और इस माई एक्जी को चलाने का तरीका क्या है? बिल्कुल जिस तरह से a.out को चला रहे थे, ./ और उसके बाद एक्जी का नाम, एंड इट इज़ डूइंग द सेम थिंग. ऑल राइट. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक लिंकिंग एंड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनामिक लिंकिंग. होते क्या है बेसिकली? ये लिंकिंग का प्रोसेस फ्यूचर में आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेंगे. फॉर नाउ बट एक छोटी सी चीज़ देख लें. स्टैटिक लिंकिंग में हम ये करते हैं कि जब हमने कोड को कंपाइल किया, फॉर एग्जांपल कोड ओपन कर लेते हैं. दिस इज़ द कोड. एक लाइन का कोड या 2-3 लाइनों का कोड हमने लिखा हुआ है. उसमें एक लाइन है ऊपर, इंक्लूड stdio.h. अब ये जो printf का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ये असल में stdio.h एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, उसके अंदर इसका कोड लिखा हुआ है कि printf काम कैसे करेगा. डेफिनेटली उसने स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, तो इट शुड हैव एक्सेस टू स्क्रीन, और इसके बैकएंड पे असल में राइट की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रही होगी जो स्क्रीन को एक्सेस करवा के देगी. एक सिस्टम कॉल के ज़रिए से कर्नल को एक्सेस करेगा ये कोड, और कर्नल फिर हार्डवेयर पे जाके एक्सेस कर रहा होगा स्क्रीन को, क्योंकि डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक्सेस हमारे प्रोग्राम को नहीं होती, वो कर्नल के थ्रू ही हमें मिलती है. तो printf का अपना एक कोड होगा जिसमें कुछ लिखा होगा. अब वो printf का कोड जो लिखा हुआ है वो इस लाइब्रेरी में है, stdio.h की लाइब्रेरी में, हमारे पास नहीं है. सो इस printf के फंक्शन का जो कोड है वो इस लाइब्रेरी में मौजूद है. अब इस लाइब्रेरी को हम कोड का हिस्सा बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई लाइब्रेरी जो है वो टारगेटेड मशीन के ऊपर अवेलेबल होगी, एज्यूम कर लेते हैं, और जब वो उस लाइन पे पहुंचेगा printf पे, तो इसके कोड को रन टाइम के ऊपर लाइब्रेरी के कोड को हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देगा. क्योंकि प्रोग्राम में ऐड होगा कोड तो printf का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. अब इसके दो तरीके हैं. जिस तरह मैंने कहा कि हम उस लाइब्रेरी के कोड को जब हम कंपाइलेशन करें उसी टाइम पे कोड के अंदर डाल दें, यानी कोड का हिस्सा बना दें. लाइब्रेरी के कोड में गए हम, वहाँ से printf का कोड निकाला. अगर इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है, मैं ये बिल्कुल जनरल सी बात कर रहा हूँ, या फिर पूरी लाइब्रेरी का कोड ही हम डाल दें, क्योंकि stdio.h पूरी लाइब्रेरी हमने यूज़ की हुई है, तो उस पूरी लाइब्रेरी का कोड इस प्रोग्राम के साथ ऐड कर दें एक्जी बनाते हुए, ताकि जब printf को चलाना हो हमने, या कोई भी फंक्शन जो इस लाइब्रेरी का हिस्सा है हमने जब यूज़ किया उसको, तो उसका कोड हमें उसी एग्जीक्यूटेबल के अंदर से ही मिल जाए. तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एग्जीक्यूटेबल है वो किसी भी मशीन पे चल सकती है विदाउट नीडिंग द लाइब्रेरी. इसको लाइब्रेरी नहीं चाहिए होगी चलने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी का कोड ही हमने कोड के अंदर डाल दिया अपने कोड में. तो अब वो अलहदा से उसको लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है. आप इसको कहीं भी चलाएं, उस मशीन पे लाइब्रेरी मौजूद है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. नुकसान क्या होगा? एक्जी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज उसमें लाइब्रेरी का कोड भी शामिल हो गया है. अब हमारी जो फाइल है असल में उसमें तो ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं सिर्फ. तो इसका जो साइज़ है डिफ़ॉल्ट एक्जी का, वो तो कुछ केबीज़ में होगा, लेट से 8 KB 10 KB इतना होगा मैक्सिमम एक्जी का साइज़. बट जब हम लाइब्रेरी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी को हम अंदर ही डाल रहे हैं कोड में, पूरी लाइब्रेरी के कोड को या सिर्फ printf फंक्शन के कोड को, दोनों में से एक चीज़ होगी. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पूरी लाइब्रेरी का कोड ही डाल देता है, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कंपाइलर के वो ढूंढ के सिर्फ उतना ही कोड निकाल के डाल दे. वो बहुत सारा एक्स्ट्रा कोड भी डाल देता है अगर हम स्टैटिक लिंकिंग कर रहे हैं. तो
नुकसान ये होगा कि एक्जी का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको स्टैटिकली करते हैं कंपाइल, तो हम यहाँ हाइफन हाइफन स्टैटिक का वर्ड लिखेंगे, ठीक है, prog1.c, और इसकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो हम अपनी नाम से बना लेते हैं, हम कह लेते हैं जी स्टैटिक एक्जी, और हम इसको कंपाइल करके देखा हमने। उसके बाद हम करते हैं ls-l। तो ये जो स्टैटिक एक्जी है ls-lh कर लेते हैं ताकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें दिखा दे। ओके, स्टैटिक एक्जी का जो साइज है इसको चेक करें, 826K 826KB साइज हो गया उस एक्जी का जिसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं, बिकॉज लाइब्रेरी का कोड भी उसी एक्जी के अंदर चला गया। ठीक है, तो एक्जी का साइज़ बहुत हो जाएगा, उसको लोड करना खासा मुश्किल होगा। अभी तो 4 लाइनें हैं, अगर हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को ऐड किया अपने प्रोग्राम में तो हमारे कोड का साइज़ ह्यूज साइज़ बन जाएगा, और उस कोड को लोड करना ही एक पूरा काम हो जाएगा हमारे सीपीयू के लिए, क्योंकि वो अच्छा खासा कोड है, और उसमें असल में लाइब्रेरीज़ का कोड तो कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमने उसको एक्जी में डाल दिया तो वो स्टैटिकली ही लोड हो रहा होगा कोड के साथ। सोल्यूशन क्या है इसका कि एक्जी का साइज़ अगर कम रखना हो तो हम डायनेमिक लिंकिंग करते हैं। डायनेमिक लिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जीसीसी है वो डायनेमिकली ही लिंक करता है कोड को। तो माई एक्जी जो हम पहले कंपाइल कर रहे थे, जिस तरह हमने कंपाइल किया, दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। हम स्टैटिक का यहाँ पे फ्लैग नहीं लगाते, जिस तरह हमने यहाँ पे स्टैटिक का फ्लैग लगाया। हम नॉर्मली कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, नॉर्मली कंपाइल करते हैं prog1.c को, और एक्जी का साइज़ एक्जी का नाम रख लेते हैं डायनामिक एक्जी। ठीक है, वैसे ही नाम रख रहे हैं समझने के लिए। तो उसके बाद ls-lh करके देखें तो जो डायनेमिक एक्जी यहाँ पे मौजूद है, सॉरी इट इज टाइपिंग मिस्टेक, सो स्पेस ओवर देयर। ओके, डायनेमिक एक्जी का जो साइज़ है इसको देखें तो 8.2K है, जबकि स्टैटिक एक्जी का साइज़ 826K है। तो डायनेमिक एक्जी के केस में क्या करता है, वो जो लाइब्रेरी का कोड है उसको ऐड नहीं करेगा एक्जी में, इंस्टेड वो क्या करेगा, वो उस एक्जी में डालने की बजाय पूरी लाइब्रेरी के कोड को उसमें एक स्टब डाल देगा। स्टब में क्या होगा, उस स्टब में ये लिखा होगा कि लाइब्रेरी फलां लोकेशन पे होती है। जिस तरह लिनक्स में लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज रूट के अंदर लिब की डायरेक्टरी में होती हैं, सी की लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट सब। तो वो करेगा क्या, वहाँ पे पाथ डाल देगा कि जी लाइब्रेरी का कोड इस जगह पे मौजूद है। फिर जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, चलते चलते जब प्रोग्राम उस लाइन पे पहुँचेगा जिस लाइन पे प्रिंट एफ लिखा हुआ था, जिस तरह अभी हम देख रहे थे, जिस तरह जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा एक्जी, और वो इस लाइन पे पहुँचेगी प्रिंट एफ पे, तो वो जाएगा स्टब के पास, क्योंकि उसको पता है कि लाइब्रेरी का कोड यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोग्राम को इल्यूजन होगी कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो जैसे ही वहाँ जाएगा स्टब के पास कि जी मुझे कोड दें, तो असल में वहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा होगा, सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट, कि भाई आप लाइब्रेरी का कोड यहाँ से जाके ला सकते हैं इस लोकेशन से। तो रन टाइम के ऊपर उस कोड को डिस्क से, जहाँ भी वो मौजूद है लाइब्रेरी का कोड डिस्क के ऊपर, वहाँ से उठा के उसको प्रोग्राम में लोड कर दिया जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। एक ट्रैप जनरेट होगी, इस इंस्ट्रक्शन को हम रीस्टार्ट करेंगे और ये चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब लाइब्रेरी का कोड अब लोड हो गया है, लेकिन पहले से उसको लोड करने की ज़रूरत, लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो डायनेमिकली लाइब्रेरी को हम उठा के रन टाइम के ऊपर अपने कोड के साथ जोड़ देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि एक्जी का साइज़ तो बहुत कम है, जिस तरह हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि डायनेमिक एक्जी का साइज़ खासा कम है इससे। ठीक है, और नुकसान इसका ये होगा कि अगर टारगेट मशीन के ऊपर रिक्वायर्ड लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, जिस तरह हम ऐसी मशीन पे चला रहे हैं जहाँ पे stdio.h या सी की लाइब्रेरीज ही इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, बिकॉज लाइब्रेरी ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा नुकसान ये हो रहा है इसका कि रन टाइम पे हम डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की वजह बनता है कि डिस्क को रन टाइम के ऊपर एक्सेस करना वो स्लो कर देगा आपके प्रोग्राम को। डेफिनेटली एक चीज़ अगर रैम पे पड़ी है तो वो फ़ौरन से मिल जाएगी। डिस्क पे अगर आप जा रहे हैं तो एक तो आपके जो लाइन आपने एग्जीक्यूट की उस पर एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, ट्रैप जनरेट हुई कि जी ये लाइब्रेरी नहीं मिली,
तो लाइब्रेरी को ढूंढने के लिए वो डिस्क पे जाएगा, उसी इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेगा, तो पेज फॉल्ट अकर होगा। ठीक है, पेज फॉल्ट कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपको रैम पे नहीं मिल रही, उसको डिस्क से लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो पेज आपको नहीं मिला रैम के ऊपर, तो ये नुकसान होगा कि आप रन टाइम के ऊपर एक लोडिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, डिस्क से कुछ लोड कर रहे हैं, और अगर ये बार बार हो रहा है तो आपका प्रोग्राम खासा स्लो हो जाएगा। तो ये दोनों के फ़ायदे और नुकसान है। नॉर्मली जो हमारा GCC है वो डायनेमिक लिंकिंग ही करता है। ठीक है, स्टैटिक नहीं करता। अगर हमने स्टैटिक करना है तो हम हाइफन स्टैटिक लिख के, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, हाइफन स्टैटिक लिख के हम उसको कर सकते हैं कि स्टैटिक लिंकिंग करे। दोनों के फ़ायदे और नुकसान हमने देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हमने स्टैटिक और डायनेमिक लिंकिंग को देखा, प्रोग्राम को कंपाइल करके देखा। अगली लैब में हम ये देखेंगे कि किन मुख्तलिफ मराइल से गुजर के कोड असल में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। अभी तो हमने ओवरव्यू देख लिया, लेकिन हम ये बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप से गुजर के एग्जीक्यूटेबल बनाता है। तो to keep the video size small, I'm not including that part in this video. हम अगली वीडियो में वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।